सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्नर्स कैफ़े यूट्यूब चैनल। और हमने पिछली बार किया था हमारा 5th चैप्टर। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर ही थे हम। तो गाइस, हमने ये किया था पिछली बार। यहाँ पे मेरी रानी लक्ष्मीबाई वाला समथिंग हमने किया था। एक सेकेंड, लिया था मैंने हैंड या तो हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर हमने यहाँ तक कर लिया था, इकोनॉमिक ट्रेड तक कर लिया था पिछली वीडियो में। तो इस पिछली वीडियो में जो बताया गया था उसे जानने के लिए आपको पिछली वीडियो खुद देखनी ही पड़ेगी। एंड अभी जो है हम यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ट्रेड जो है यहाँ पर, इससे हम करेंगे स्टार्ट। एक सेकेंड, आपको थोड़ा क्लियर दिख जाए इसके लिए हल्का सा यहाँ पर मैं कैमरा सेट कर देता हूँ। एंड या गाइस, कैमरा हो चुका है और एंड या अब होपफुली आपको बढ़िया दिख रहा होगा। सो गाइज, यहाँ पर ट्रेड जो भी है यहाँ पर, और इसमें हुआ क्या था, इंडियन हैंडलूम हैड इन यूरोप। तो जो इंडियन हैंडलूम था, यानी कि जो हाथों से बनाने वाली चीज़ें थी, जैसे कि उस टाइम पर जो बैम्बू था, बैम्बू के पतले पतले स्ट्रिप्स बनते थे, उनसे बैग्स भी बनते थे, जूट भी बनता था, जूट की रोप्स बनती थी। तो वो जो था यूरोप में, उसकी बहुत बड़ी मार्केट जो थी वो स्टार्ट हुई। एंड देन इंडियन टेक्सटाइल सच एज कॉटन, लेनन, सिल्क एंड वुड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो थी, ये सब चीज़ें ये ऑलरेडी जो थी मार्केट में इन एशिया एंड अफ्रीका, यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल थी ये चीज़ें। तो with the coming of industrialization in England, the textile industry there made important headway. तो यहाँ पर जो था कि with the coming इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह सकते हो एक तरीके से, कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई उसके साथ में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहाँ पर उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट हेडवे टाइप बना लिया था, कि बहुत इम्पोर्टेंट अपने लिए जगह बना ली थी। और यहाँ पर देर वॉज नाउ रिवर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड बिटवीन इंडिया, ब्रिटेन एंड इंडिया। तो जो ब्रिटेन एंड इंडिया था उसके बीच में बढ़िया से ट्रेड वगैरह बन गया था, एक दूसरे की चीज़ें एक्सचेंज करने का यहाँ पर। तो यहाँ जो था कि वो बहुत बढ़िया से मतलब ट्रेड बना चुके थे एक दूसरे के साथ टेक्सटाइल का। तो यहाँ पर देर वॉज अ मैसिव सपोर्ट ऑफ मशीन मेड क्लोथ्स फ्रॉम इंग्लिश फैक्ट्रीज टू इंडियन मार्केट। तो जो एक तरीके का मैसिव सपोर्ट जो था वो यहाँ पर टेक्सटाइल के साथ साथ में क्लोथ्स का भी आ रहा था, जो कि मशीन से बनते थे इंग्लैंड में, और जो इंडिया में थे वो वहाँ इंडिया की मार्केट्स में लाके उसे बेचते थे, जिससे कि आपको बताया उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हो जाता था। तो दिस import of large amount of product manufactured by machine loom in England led to increased threat for the handicraft industries, as the British goods were sold at much cheaper prices. तो जो थे कि मतलब यहाँ पर जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में बेच रहे थे चीज़ों को। हालांकि जो ब्रिटिश थे वो मतलब उन्हें कम खर्चा लगता था चीज़ बनाने में, बट उन्होंने देख लिया कि भाई इंडिया के पास में बहुत पैसा है, तो उन्होंने क्या किया कि वही चीज़ें यहाँ इंडिया में लाकर जैसे कि अब हम ब्रांड खरीदते हैं, हम कहते हैं कि हमें कपड़े में ब्रांड देखना है, ये देखना है, चाहे किसी को नहीं भी होता लेकिन बहुत सारे लोगों को होता भी है। तो वैसे ही अब वो था कि ये विदेश से आया हुआ कपड़ा है, मतलब फॉरेन लैंड से आया हुआ कपड़ा है, पीस ऑफ क्लॉथ है, तो मतलब इसकी थोड़ी ज़्यादा हाइप होएगी। तो वो था। और उसी के साथ साथ में कि मतलब हो गया कि एक तरीके से कि मशीन से बना है, तो थोड़ी परफेक्शन तो क्या बताएं अब, मतलब जो लेबर का काम था वो भी उन्हें कम कॉस्ट में पड़ जाता था, क्योंकि मशीन्स बनाती थी। तो उन्हें मतलब काफ़ी कम प्राइस में वो चीज़ों को बना रहे थे और इंडिया लाके बहुत हाई प्राइस में बेच रहे थे। तो ये तो था कि प्राइस का, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो कि चीज़ें वगैरह की थी, तो उसके बारे में बताया इसमें। तो द ब्रिटिश, यहाँ पे अभी हम, द ब्रिटिश सक्सीडेड इन सेलिंग देयर गुड्स एट चीप प्राइजेज एज फॉरेन गुड्स वर गिवन फ्री एंट्री टू इंडिया विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी। तो जो कस्टम ड्यूटी लगती है, जैसे अभी भी लगती है, जो हम चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपने साथ में अलग फॉरेन कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में, तो वो उस टाइम पर नहीं लगती थी यहाँ पर, क्योंकि जो मुग़ल रूलर्स थे उन्होंने इसे कम कर दिया था।
मतलब ख़त्म ही कर दिया था एक्चुअली। तो ऑन द अदर हैंड, जहाँ पर कि दूसरी जगह पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर टैक्स्ड हेविली when they were sent out of the country. Besides, under the pressure of its industrialists, British government often imposed जो है तारीफ ऑन। तो ये कुछ ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है, तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो था कि ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं लगा। हम कह सकते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट थी वो बहुत ज़्यादा हाईली टैक्सड होती थी। जो हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा मतलब महंगे उस पे रेट्स पे ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी लगती थी उस चीज़ को इंडिया में लाने में। जो मशीन से ब्रिटेन से बनती थी उसमें नहीं लगती थी। तो जब वो कंट्री से बाहर जा रही थी, अंदर आ रही थी, कुछ भी कह सकते हैं, अंदर तो नहीं लगता था, बाहर जा रही होती थी तब। बिसाइड अंडर द प्रेशर ऑफ इट्स इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफन इम्पोज्ड प्रोटेक्टिव तारीफ। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया कि एक तारीफ टाइप समथिंग होती है, वो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तारीफ हमारा, एक सेकेंड गाइस मैं जोड़ता हूँ, एक सेकेंड गाइस, डिस्टर्बेंस गाइस, डिस्टर्बेंस एक सेकंड गाइस, सॉरी मैं एक सेकंड लूंगा, डिस्टर्बेंस को खत्म करूंगा यहाँ पर गाइस। एक सेकंड, डिस्टर्बेंस का खात्मा करें। डिस्टर्बेंस अगली बार आइयो गाइस, झूठ बोलो, ये हमने से झूठ दिया। तो गाइस हमने तेरे जाके भी लगे तो तो हाँ गाइस, छोड़ो डिस्टर्बेंस को, पीट के थोड़ी की खारिश खत्म कर ले। अबे चल तू जा बन। तो गाइस गई यहाँ पर डिस्टर्बेंस। अभी हम आते हैं इस पर, यहाँ पर तो इंडियन क्लोथ, इंडियन टेक्सटाइल, अभी हम यहाँ पे हैं। तारीफ ऑन इंडिया थी, इंडियन टेक्सटाइल की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेज हो रही थी वहाँ पर। Therefore, within a few years, तो थोड़े सालों में इंडिया फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ क्लोथ्स बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ कॉटन एंड इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश क्लोथ्स। तो जो थी यहाँ पर हमारा जो था कि इंडिया जो थी वो एक्सपोर्ट करती थी चीज़ों को, अपने देश से बाहर भेजती थी। तो इसमें ये था कि मतलब जो यहाँ पर एक्सपोर्टर थी पहले, जो इंडिया था वो सिर्फ एक्सपोर्ट बाहर फॉरेन लैंड्स में भेजता था क्लोथ्स को। तो यहाँ वो जो था वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बना, यानी कि रॉ कॉटन का। और इंपोर्ट जो था उसने पहली बार स्टार्ट किया ब्रिटिश के साथ में, ब्रिटिश क्लोथ्स जो मशीन से बनते थे उन्हें लाने का। दिस रिवर्सल मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंडियन हैंडलूम वीविंग इंडस्ट्री। तो ये जो था इसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया इंडियन वीविंग इंडस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ जो है वही बता रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा एक चेंज टाइप सा आ गया था यहाँ पर इसमें। तो इसने बहुत ज़्यादा चेंज किया था वीविंग इंडस्ट्री को, लीडिंग टू इट्स वर्चुअल कोलैप्स। तो इसका वर्चुअल कोलैप्स था वो इसकी वजह से ही हो गया था। तो इट ऑल्सो क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ वीवर्स। तो मशीन्स आई जिस वजह से, तो उस वजह से हुआ ये कि जो वीवर्स थे उन्हें उनकी नौकरी खोने लगी। जो सिलते थे कपड़ा वो अपनी नौकरी खोने लगे यहाँ पर। किसकी वजह से? मशीन्स और इन सब के आने की वजह से यहाँ पर। तो ये हो रहा था। उसके बाद में तो यहाँ मैनी ऑफ देम इमिग्रेटेड टू रूरल एरियाज टू वर्क ऑन देयर लैंड कल्चरल लेबर्स। तो जो वो थे वो उन्होंने अपनी वीवर की नौकरी जो थी वो खो दी थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि वो और देशों में जाने लग गए, एग्रीकल्चर करने लग गए, किसान बन गए जाकर अपने रूरल एरियाज़ में। दिस इन टर्न पुट इंक्रीज प्रेशर ऑन द रूरल इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड। तो जो रूरल इकोनॉमी और लाइवलीहुड थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया इसकी वजह से। दिस प्रोसेस ऑफ अनइवन कंप्लीशन फेस्ड बाय द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री वाज लेटर डब्ड बाय द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन।
तो ये जो प्रोसेस था अनइवन कंप्लीशन का फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्री, एक सेकेंड। तो यहाँ पर गाइस, तो ये जो था, ये जो प्रोसेस था, ये जो आधा अधूरा कपड़ा बनने का प्रोसेस था, ये जो था इंडियन इंडस्ट्री हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत जल्दी से, मतलब बहुत तेज तेज, तो जो था कि इससे बहुत ज़्यादा सडन चेंज आ रहा था, तो ये आधा अधूरा काम था। तो ये आपको बता दिया। लेटर जो थी इसकी जो थी डबलेस्ट लीडर एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये जो हो रहा था धीरे धीरे मशीन्स के आने की वजह से, इसे जो थे इंडियन हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने क्या किया कि इसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इस पीरियड को नाम दे दिया। एक सेकेंड गाइज, मेरा फ़ोन थोड़ा कम चार्ज है, मैं एक सेकेंड कैमरा चार्ज कर लेता हूँ। ये डू यू नो है यहाँ पर ड्यूटी। ड्यूटी जो होता है वो टैक्स विच आर पेड टू द गवर्नमेंट ऑन गुड्स दैट आर ब्रॉट और सोल्ड, बॉट और सोल्ड एक्चुअली। तो जैसे जीएसटी वगैरह हमारा लगता है, बस वैसे ही एक टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट को देना होता है जब चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं। और टैक्स सम ऑफ मनी डिमांडेड बाय अ गवर्नमेंट फॉर इट्स पर्पसेस फॉर स्पेसिफिक फैसिलिटी और सर्विस। जैसे टैक्स जो होता है हमारा, उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं बेसिकली यहाँ पर कि टैक्स जो होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा जो कि हम पे करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट को, कोई भी हमें सर्विस जैसे कि रोड की सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, ये सब देने की। एंड जो तारीफ है दैट इज़ समथिंग एन ऑफिशियल लिस्ट। सॉरी, ये बीच में थोड़े हमारे यहाँ पर पबजी प्लेयर्स, पबजी एडिक्ट्स आ गए थे बच्चे। मतलब अच्छी बात नहीं होती बेटा पबजी खेलना, मैं भी खेलता हूँ, बट स्टिल कोई बात नहीं, छोड़ो। गेम भी खेलना अच्छा होता है, खेलनी चाहिए, दिमाग बढ़ता है। और पढ़ाई भी करनी चाहिए उतनी। पढ़ाई कम करोगे, गेम ज़्यादा खेलोगे तो बुरी बात है। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली जो है चलनी चाहिए। तो तारीफ पे थे हम। एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ टेबल शोइंग द ड्यूटी ऑफ कस्टम एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि यहाँ ऑफिशियल लिस्ट होती है जो ड्यूटी लगती है, जो कहीं से भी लेते हैं या कुछ भी करते हैं। तो द मेन एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इंटू अ कंज्यूमर ब्रिटिश गुड्स एज अ रिजल्ट सून आउट ऑफ वर्क बाय 1830। तो गाइस बेसिकली बताया इसके बाद में ये है कि जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने थोड़ा सा परमानेंट सेटलमेंट या जो कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडर्नाइज कॉलोनी बनाने की कोशिश भी की थी इंडिया को। यहाँ पर मिशनरीज में भी थोड़ी मदद की थी उन्होंने, यानी कि थोड़ा सा उन्होंने अच्छा भी किया और बुरा भी किया, दोनों चीज़ें की। और उनका अच्छा करने का तरीका भी बुरा था, तो वो भी उन्हें पता होना चाहिए था। तो इतना तो चलता है गाइस, कोई बात नहीं। बट ये गलत बात थी जो उन्होंने हमारे साथ में, मतलब बुराई की, इंडियंस को ये नहीं मिलना चाहिए, वो नहीं मिलना चाहिए, तो ये एक बुरी चीज़ थी। बट चलो, इन्होंने कुछ अच्छा भी किया, पर वो उसको नहीं सही कर सकता ना। जैसे आप दो चीज़ें अच्छी कर लो और फिर आप चार चीज़ें बुरी कर लो, तो वो दोनों न्यूट्रल नहीं होंगे ना। तो बस वैसा ही कुछ था। और यहाँ पर जो है हमारा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड लैंड सेटलमेंट, इस पेज पर यहाँ पर ये है चीज़ यहाँ पर। तो इसे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो गाइज, सिंस एंशिएंट टाइम्स द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल हैड फॉर्म्ड अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड थे वो यहाँ पर इन द सेंचुरी, जो एग्रीकल्चर था बेसिक पाए। तो इसमें क्या हुआ कि जो लोग थे वो अब इतना तो दे नहीं सकते, तो कि वो कई तो सुसाइड कर लिया, कई फार्मर्स ने, कईयों ने मतलब वैसे अपना लैंड छोड़ दिया,
अब क्या करें बेचारे। तो उन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर ने कि हमें इस पे टैक्स दो, नहीं तो आप हमारा लैंड हमारे नाम कर दो। तो ये था बेसिकली। तो लॉर्ड कॉर्नवॉलिस Wallace introduced a permanent settlement in Bengal, Bihar in 1793. It made the landlord or zamindar deposit a fixed amount of money into the state treasury. तो वही बताया कि उन्हें पैसे देने के लिए बोलते थे अपने टैक्स लैंड के ऊपर। तो गाइस जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भी हैं यहाँ पर, ये जो नाम है, इन्होंने क्या किया कि इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट को बिहार और बंगाल में। कि लोग जो थे वो पहले मूव करते रहते थे इधर से उधर, नोमैड्स कह सकते हैं एक तरीके से। तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट्स और कॉलोनीज बनाई यहाँ पर 1793 में। तो इससे क्या हुआ कि जो लॉर्ड और ज़मींदार थे उनको भी इसके लिए एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देना होता था। एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि फ़िक्स होता था वो देना पड़ता था गवर्नमेंट की ट्रेजरी में हर बार, मतलब मंथली या ईयरली या वीकली, कुछ भी कह सकते हो। तो द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड टू द कंपनी वॉज फिक्स्ड। हाँ, तो फिक्स था वो सारा अमाउंट। तो नहीं तो वो क्या करेंगे कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो फिक्स रेवेन्यू नहीं दिया टाइम पर तो वो उस लैंड को बेच देंगे किसी और ज़मींदार को। तो ब्रिटिश शुड टू बेनिफिट, और इसके लिए उन्हें भी कुछ बेनिफिट होता था। तो 1822 में द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द महलवरी स्टेटमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, Punjab, the Ganga Valley, and parts of central India. Here, the basis of assessment was the product of महल और एस्टेट। तो ये एक तरीके से रियल एस्टेट भी किया था इन्होंने थोड़ा बहुत, मतलब इंडिया में 1822 के टाइम पर। विच में भी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो विलेजेस बेचना करना ये सब भी इन्होंने किया था। तो रेवटवड़ी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। तो ये अलग अलग सेटलमेंट्स के नाम बता रहे हैं, जैसे कि एक थी महलवड़ी सेटलमेंट, एक थी रेवटवड़ी सेटलमेंट। ये कॉलोनीज कह सकते हो या जो भी सेटलमेंट्स कह सकते हैं। बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में रेवटवड़ी सेटलमेंट इन्होंने, और इन मैनी पार्ट्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज यानी कि मतलब रीजन्स और कंट्रीज या स्टेट्स जो भी कह लो। तो हेयर द लैंड रेवेन्यू वाज इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन द रॉयट्स, द इंडिविजुअल कल्टिवेटर हु एक्चुअली वर्कड ऑन द लैंड। तो जो मतलब बंदा था जिसने ये लैंड खरीदा और उस पर काम करता था उसे रेवट बोलते हैं। तो उसे ही डायरेक्टली यहाँ पर जो हमारा रेवेन्यू था वो देना होता था। द peasant was recognized as the owner of land as long as he was able to pay the revenue, but the exploitation continued with the high revenue demand. तो ये सब रेवेन्यू डिमांड हाई होती रही और ये सब चलता रहा यहाँ पर इन ज़मींदार्स के साथ में। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में इस चैनल की, एंड किसी और में तो क्या है एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं यहाँ पर। एंड या ओके देन, इस वीडियो के लिए इतना ही था। और इसका पूरा मैं एक एक कर पार्ट्स में डालता जा रहा हूँ। बहुत लंबा चैप्टर आपको भी पता ही होगा, तो एक एक कर पार्ट्स में इसकी हर एक वीडियो आ रही है। और ये वाली वीडियो बन चुकी है अब, एंड आज रात तक में भी मैं चढ़ा दूँ इसे। एंड ज़रूर से देखना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली जिसके साथ करना है कर देना भाई, कर देना। एंड या अच्छी लगी हो तो कमेंट में भी बता देना। एंड या देन और बाकी वीडियोस इसकी ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा। एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना, एंड सी यू सून। ओके देन, बाय बाय।